गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज मैग्नेटिक सर्किट जो आपका सब्जेक्ट है या मैग्नेटिज्म बोल लीजिए, इसका लेक्चर नंबर 4 आपको लेके आया हूँ। आज मैं बहुत सारे टर्म को मैं बताऊँगा, डिफ़ाइन करूँगा। हम लोगों ने इसके पहले 3 लेक्चर्स देखे जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिज्म का बेसिक्स अच्छे से समझा। लेक्चर नंबर 1 में डेफिनेशंस बताया, लेक्चर नंबर 2 में कुछ मैंने बताया था फोटोज़ के बाद कुछ ऐसे डेफिनेशंस उसमें भी दिए थे। लेक्चर नंबर 3 में मैंने अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे होता उसको भी बताया। तो एक एक करके आप सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, तभी आपको क्लियर होगा चौथा लेक्चर। ऐसा देखिए, अब इस लेक्चर में मैं कुछ टर्म को यूज़ करूँगा, ऐसे टर्म जो मैग्नेट्स में बेधड़क यूज़ होते हैं। आपने सुना भी होगा क्योंकि आप 10th क्लास करके आए हैं, तो बेस सी बात है आपने इन सब टर्मों को सुना भी होगा। अगर नहीं सुने हैं तो यहाँ पर हम लोग सीखते हैं अच्छे से, 1 by 1 बहुत अच्छे तरीके से मैं ले जा रहा हूँ मैग्नेटिज्म को। जितना आपके सिलेबस में है उससे ज़्यादा भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से समझिए सारे टॉपिक्स को, और जहाँ दिक्कत होती है हमसे आप कंसल्ट कीजिए। सबसे पहला है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। यानी मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पोल स्ट्रेंथ होता क्या है, किससे डिनोट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे पोल स्ट्रेंथ में, ठीक है। जब मैं पोल स्ट्रेंथ आऊँगा तो मैं एक एक पॉइंट्स को डिफाइन करूँगा। इसमें से लाइन से मैं एक एक पॉइंट डिफाइन करने वाला हूँ। दूसरा हमारे पास है लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे मैग्नेटिज्म के क्या नियम है, कितने नियम हैं, नियम बनाया गया है इसका कुछ, तो कितने नियम हैं, 2 लॉ है। कौन कौन से नियम हैं उनको हम लोग लिखेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है। तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत डिटेल बताया है, फिर से इसको लिखेंगे डेफिनेशन के साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्ज़ाम में अगर आ गया तो कैसे लिखना है, उसको हम लोग लिखेंगे भी और समझेंगे भी। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड भी जानते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इमेजिनरी लाइंस होते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाता है उस मैग्नेट के लिए, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वो पढ़ते समय आपको मैं बताऊंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, याद रखिएगा। इसमें नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इन्हीं सब नोटेशनों का यूज किया जाएगा, और वहाँ पर यदि इन सब नोटेशन का अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्या बारीक बात को ध्यान रखना है, नोटेशन के अकॉर्डिंग उसका नाम, ठीक है। जैसे फाई फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं। आगे चल के जैसे आप अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, अगर आप देख रहे हैं, तो मान के चलिए ये कि जहाँ भी मोटर बनाने की बात आएगी, या जनरेटर को समझने की बात आएगी, या फिर ट्रांसफार्मर को समझने की बात आएगी, वहाँ पर आपको फ्लक्स का जिक्र होगा, और फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे जो भी सर इसको डील करेंगे। मैं अगर डील करता हूँ या मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स की टीम है वो डील करते हैं, तो फ्लक्स आपको डील करेंगे ही करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको एच से डिनोट करते हैं। परमिएबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं। सर ये सब होता क्या है, तो हमने पढ़ा अभी। मैं इन सब को एक एक करके डिफाइन करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि इन सब पॉइंट्स का यूज, इन सब पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या होता है, और उसको हम लोग कैसे समझेंगे, रियल लाइफ में देखेंगे, या जितना देख पाएंगे समझ पाएंगे अच्छे से, और आगे चल के न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। चलिए, मेरा काम है एक एक करके डिफाइन करना, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपसे कहूँगा इलेक्ट्रोस्टैट एक चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट, आप अगर मैं ये वीडियो अभी 2nd सेमेस्टर के लिए बना रहा हूँ या और 1st सेमेस्टर के लिए बना रहा हूँ, 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर के लिए बना रहा हूँ, जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में है, तो उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि इलेक्ट्रोस्टैट एक बार देख लें। इलेक्ट्रोस्टैट अगर आप देख लेंगे तो हमको मैग्नेट समझाने में आसानी होगी, ठीक है। इसका कारण ये है क्योंकि जो मैग्नेटिक सर्किट मैंने चैप्टर लिखा है ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बाद आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एकदम नहीं जानते हैं तो मैग्नेटिक नहीं जानेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। एकदम मैं पढ़ा दूंगा, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट जानते रहूँगा तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर ले ली जाएंगी, तो आपको आसानी से समझ में, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। मैं बोलूँगा भी बीच बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैट आपके पास लेक्चर चला गया है, आप लेक्चर देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट में अच्छे से पूरे लेक्चर को देखिए, समझिए।
और उसके बाद एक एक करके इसको देखिएगा और समझ में आएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा लेक्चर एकदम समझ में आएगा। अब चलते हैं, एक एक करके मैं सब डिफाइन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो है मैं आपको स्टडी कराने जा रहा हूँ, उसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले? पोल स्ट्रेंथ। देखिए मैंने आपके सामने पोल स्ट्रेंथ लिख दिया, पोल स्ट्रेंथ आपके सामने आ चुका है। पोल स्ट्रेंथ होता क्या है अच्छे से समझिए, पोल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मैग्नेट है, एक मैग्नेट, आपको मालूम है कि एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ। ठीक है, एक और मैग्नेट ले लेते हैं, दूसरा मैग्नेट, इधर नॉर्थ भी ले सकते हैं साउथ भी ले सकते हैं। लीजिए मैं नॉर्थ ले लिया, साउथ ले लिया। ठीक है, ये तो पता ही है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स के रूप में इधर इधर धक्का देगा, ये इधर आना चाहेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन दूर तो जाएंगे, लेकिन दूर जाने में यह मैग्नेट इसके कारण कुछ फोर्स महसूस करेगा। क्या? फोर्स, ताकत महसूस करेगा। अब सोचिए कि ये मैग्नेट इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, तो जाएगा तो कोई ताकत के साथ जाएगा ना कोई उसमें तो उसको महसूस होगा, उस मैग्नेट को इस मैग्नेट के कारण कुछ ताकत महसूस होगा। हाँ, ये बात सही है कि रिपल्सन हो रहा है तो दूर जाने का एहसास होगा। तो जिस ताकत से ये दूर जाना चाहेगा, जिस ताकत से, जो ताकत हम यहाँ पर बात करेंगे, वही उस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कहलाएगा। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। किसी एक मैग्नेट, दो मैग्नेट यहाँ तो लिए समझने के लिए कि ताकत आएगा। किसी एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल ले लेते हैं, मैग्नेटिक पोल जो है वह कितना फ्लक्स निकालता है, ये उसके पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, यह जो पोल है कितना फ्लक्स, आपको मालूम है कि ये जो नॉर्थ पोल है इसमें से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलता है। अब बोलिए हाँ सर, ये तो आप बताए थे पिछले लेक्चर में कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़िए। तो मैं एक और बात बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रोस्टैट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया गया है ना। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया जाता है और हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ वर्ड आता है, इसी को अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते। यहाँ पर हम लोग दो पोल पढ़ते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आपको बता दूं, पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर निकलते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की ओर आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आते हैं? तो ये दो एक जगह रखेंगे तो एक साइड से निकलेगा, दूसरे साइड में आएगा। ठीक है, यही मैग्नेटिक लाइंस निकल के इसमें आ रहा है, ऐसे ये देखिए ऐसे आ रहा होगा इसमें से। तो इस तरीके से एक बढ़िया बनता है, लुक बनता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलकर नेगेटिव में जाता है, जैसे कि इसमें जाता था, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाता है। तो वो बाद में पढ़ चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैट में उसको पढ़ लीजिएगा, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। हाँ, क्या बता रहा था मैं? किसी एक पोल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन निकलता है, वह फ्लक्स लाइन उस मैग्नेट के पोल का ताकत बताता है। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ही तो पढ़ रहे हैं। मान लीजिए इसमें फ्लक्स कम आया, क्या बोला मैंने? इसमें फ्लक्स बहुत कम आया, बहुत थोड़ा आया, तो कम ताकत होगा, कम ताकत के साथ रिपेल होगा। लेकिन इसमें फ्लक्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मात्रा के साथ ही रिपेल होगा। एकदम करेक्ट से बोल रहे हैं सर, एकदम सही है। तो पोल स्ट्रेंथ को अब पढ़ के देखते हैं। द पोल स्ट्रेंथ इज ए मेजर ऑफ फोर्स। नया सेंटेंस है ना, मेजर ऑफ फोर्स, ताकत को नापना। ठीक है, दैट कैन बी exerted by a magnet, that can be exerted का मतलब होता है दूसरे को महसूस करवाना। ऑन द अदर मैग्नेट, अगर मैं एक मैग्नेट हूँ और मेरे बगल में एक दूसरे मैग्नेट है, उसके कारण मैं कितना एक्सर्ट हो रहा हूँ। एक्सर्ट में दो कंडीशन हो सकता है, अगर वो नॉर्थ और मैं साउथ हूँ, भाई दोनों से अलग अलग पोल हो गए, तो मैं उसकी ओर एक्सर्ट हो जाऊँगा। ठीक है,
और अगर वो नॉर्थ और मैं भी नॉर्थ हूँ तो मैं एक्सर्ट होऊंगा, लेकिन मैं रिपल्सन की ओर एक्सर्ट हो जाऊंगा। यानी यहाँ दो तरह के फोर्स लगेंगे, मानी कि जो हम लोग पोल स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, दो तरह के फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट हो सकते हैं, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन, इसलिए दोनों फोर्स को यहाँ कंसिडर करिएगा। पोल स्ट्रेंथ इज अ मेजर्ड इन वेबर, इसको वेबर में नापते हैं। क्यों भाई? क्यों? फ्लक्स जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ, तो हम लोग फ्लक्स को हम लोग पिछले क्लास में वेबर बताए थे, वेबर से नापेंगे। और यूनिट पोल भी नाम देते हैं, इसका नाम यूनिट पोल। आगे चल के इस यूनिट पोल को एम से सूचित करेंगे। भाई चार्ज को क्या से सूचित करते थे आप? क्यू से। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैट में। आप पोल को क्या से सूचित करिएगा? एम से। क्या से? एम से, याद रखिएगा। हाँ, जो नॉर्थ पोल होता है उसको प्लस एम और साउथ पोल होता है उसको माइनस एम दिखाएंगे हम लोग। आगे चल के थोड़ा इस सब कंसेप्ट को क्लियर करूंगा मैं, अभी तो मैं तुरंत सब बता दूंगा फोटो में। तो चलिए, तो आप इसको लिख लीजिए। एक लास्ट डेफिनेशन मैंने लिखा है, इट इज़ ए मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वर्ड्स पकड़िए, इट इज़ अ मेजर, यह नापता है, मैग्नेटिक फील्ड को नापता है, प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेटिक पोल। किसी मैग्नेटिक पोल के द्वारा उसमें कितने मैग्नेटिक लाइंस निकाले जा रहे हैं, इसको भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी सॉरी पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, सोचिए ना कि अगर ये मैग्नेट है, इसके पोल से जितना फ्लक्स ज़्यादा निकलेगा, हम लोग बोलेंगे अरे इसका पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना। और अगर इसमें मैग्नेटिक लाइंस कम निकलेगा तो बोलेंगे अरे इसका पोल स्ट्रेंथ कम है। एकदम करेक्ट। तो एग्जाम में पोल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन ऐसे लिखना है। ये सब इतना बेसिक डेफिनेशंस एग्जाम वाले नहीं देंगे, बट हम लोग को अभी बेसिक समझना है और समझते हुए आगे जाना है। मैं वीडियोस की चिंता नहीं कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा वीडियोस जाएगा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, दूसरा है लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको भी समझते हैं। आइए तो अब लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म को देखते हैं। पहला तो आपने सीखा पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैंने लिखा है कि मैग्नेटिज्म में दो लॉ होते हैं, दो बेसिक लॉ होते हैं, उनको समझते हैं। मैंने लिखा भी है कितने होते हैं, 2 बेसिक लॉ। पहला लॉ मैंने बताया है कि आप अच्छे से पढ़िए, जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, बट उसको लॉ के रूप में था, ऐसा नहीं बताया गया था। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द लाइक पोल, देखिए द लाइक पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है, यदि दोनों पोल सेम होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल भी किया था, यदि ये मेरे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये हो गया क्या, रिपेल करेगा। ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर केस बनेगा, देख लीजिए इसी तरीके से, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये हो गया साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये भी रिपेल करेगा। दोनों सेम पोल हुआ, ये भी रिपेल करेगा। तीसरा जो आपके पास कंडीशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, और यहाँ पर जो होगा इसे साउथ पोल बोलेंगे, नॉर्थ पोल, ये अट्रैक्ट करेगा। एरो मार्क दोनों ऐसे दिखा रहा है, अट्रैक्ट का, अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक कंडीशन हुआ फर्स्ट लॉ का। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यदि मेरे पास दो पोल हैं, दो पोल तो होते ही हैं, दोनों पोल सेम, दो अलग अलग मैग्नेट के सेम पोल हैं, सेम पोल, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या दोनों साउथ है तो पर भी रिपेल करेंगे। लेकिन यदि एक नॉर्थ और एक साउथ है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्यों रिपेल करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया है कैसे रिपेल करते हैं और कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए, ये फर्स्ट लॉ हुआ, इसमें कोई बहुत दम नहीं था। सेकेंड लॉ को पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ इज नोन एज कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ आपके इलेक्ट्रोस्टैट में भी आया है। हाँ, वही वाला बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको मैंने बार बार बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैट से बहुत कुछ सिमिलर मिलेगा। इसमें नाम सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक होगा, इसमें मैग्नेटिक होगा। उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी, उसमें बोलते हैं परमिटिविटी, नाम थोड़ा बदला। ठीक है, तो मैक्सिमम सारा का सारा उससे मिलता जुलता है। ठीक है, खैर इसे घबराने की बात नहीं है। यदि आप इलेक्ट्रोस्टैट नहीं भी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़े हैं तो वही सब टर्म का यहाँ पर इलेक्ट्रिक वहाँ पढ़ते थे या मैग्नेटिक यूज होगा। आइए, सेकेंड लॉ इज नोन एज कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म।
इसे कुलाम्ब्स लॉ कहते हैं, जो कि एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर कुलाम्ब ने दिया था। क्या कहता है ये इसका स्टेटमेंट? सेकेंड लॉ। तो खैर बता दिए कि कुलाम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को हम लोग सेकेंड लॉ कहते हैं, मैग्नेटिज्म का सेकेंड लॉ कहते हैं। बट ये लॉ है क्या, तो इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले इसको लिखिए, मैं उधर रब करता हूँ और स्टेटमेंट को लिख करके समझाता हूँ। तो इसके पोल को समझ, इसके जो सेकेंड लॉ है इसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ कुलाम्ब्स लॉ। अच्छे से पढ़िए धीरे धीरे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं एकदम सेम टू सेम। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट वाला एक बार समझा देता हूँ, फिर इसको भी पढ़ दूंगा। मान लिया इलेक्ट्रोस्टैट में आप पढ़े थे कि एक प्लस क्यू नाम का चार्ज होता है और एक माइनस क्यू, दो चार्ज हैं, ठीक है, दो चार्ज हैं। तो आपको कहा गया था ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट में। और दूसरा पढ़ा था कि ये एक जो चार्ज है और ये दूसरा जो चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, ये फोर्स इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के डिस्टेंस के। कहने का मतलब कि अगर ये डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ाइएगा तो दोनों के बीच में जो ताकत होगा वो घटेगा। सही बात है, घटेगा, कैसे नहीं घटेगा। अब मैं यहाँ हूँ और आप नज़दीक हैं तो आपका प्रभाव मेरे पर ज़्यादा पड़ेगा, आपका इफेक्ट मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, दूर जाएंगे, तो आपका प्रभाव मेरे ऊपर कम पड़ेगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो कम पड़ेगा, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन है तो कम पड़ेगा। इसलिए डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स का मान घटेगा। तो यहाँ पर फोर्स घटता है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। इसको आर से डिनोट करते हैं। बट यहाँ मैं दूसरा लिया हूँ, देखिए Coulomb's law states that the force F फोर्स को यहाँ क्या से डिनोट कर रहे हैं, F से डिनोट कर रहे हैं, exerted by one pole on the other pole, एक पोल से दूसरे पोल में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको F से डिनोट करते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट में गुना करना ऑफ पोल स्ट्रेंथ को कैसे दिखाते हैं हम लोग, m से, पोल स्ट्रेंथ m ऑफ टू पोल्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सर कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसको एलॉबरेट करके हम लोग देखते हैं। एलॉबरेट करेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे आप। चलिए देखिए इधर, मान लिया लेट टू पोल एज, ठीक है, एक प्लस एम एक माइनस एम ले सकते हैं, या दोनों प्लस एम ले सकते हैं, एम, ठीक है, और दूसरा एक प्लस एम दूसरा माइनस एम। टू पोल इज प्लस एम माइनस एम। अब आइए, अगर आप दोनों प्लस भी लेना चाहेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। अब आइए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, नाउ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम। इसका पोल स्ट्रेंथ अगर m1 लेते, इसका m2 लेते तो भी चलता। यदि दोनों सेम लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम है कि अलग अलग है। चलिए दोनों का डिस्टेंस, एक का q लिए q1 q2 भी ले सकते थे, वैसे ही m इंटू एम। आइए ये हो गया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि कहा था, किसने कहा था, कुलाम्ब्स ने। तो कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो वो ऐसे ही स्टेटमेंट नहीं दे देता है। स्टेटमेंट देने से पहले उसने उस काम को किया होगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया होगा, तब जाके वो स्टेटमेंट देता है। और किसी के भी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट हम तब मानते हैं जब वो प्रूफ हो गया होगा, तभी स्टेटमेंट आज आप मान रहे हैं। तो इसका मतलब आप हमसे पूछेंगे कि प्रूफ बताइए कहाँ है, ये ऐसे हम कैसे मान लें, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मिलेगा आपको। चलिए इसको F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों का पोल स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए। दूसरा, मान लिया कि ये जो दो है, यहाँ पर मैं यहाँ एक पोल M ऐसे दिखे, उसको फोटो बना के दिखा देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मान लिया ये मैग्नेट है मेरे पास, इसका नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल हुआ यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर एक दूसरा मैग्नेट ले लीजिए और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल दिखा दीजिए, इसका नाम m दे दीजिए, इसका भी नाम m, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है इसका m दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को d से सूचित कर दीजिए, जो कि मैंने बोला भी है, डिस्टेंस d बिटवीन देम, देखिए लिखा है डिस्टेंस d बिटवीन देम। तो अब इसको फोटो को देखकर यहाँ लिख सकते हैं, नाउ f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। दोनों को अगर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो f प्रोपोर्शनल होगा m इंटू एम बाई डी स्क्वायर, करेक्ट। अब आइए f के प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो f इज इक्वल टू k
m/m/d² आएगा। अगर आप m1 m2 लेना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोलेंगे सर m1 m2 अलग अलग, क्योंकि दोनों सेम मैग्नेट है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए m1 m2 ही ले लीजिए तो अच्छा होगा। ये देखिए ये फॉर्मूला आ गया सर, यही फोर्स एक्सर्ट होता है। अब आप बोलेंगे सर ये k क्या है? k इज इक्वल टू, k बराबर होता है क्या, मैंने क्या लिखा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस k की वैल्यू मैं बता देता हूं, k की वैल्यू होती है μ0/4π। याद कर लीजिएगा, आगे चल के मैं इसका यूज करूंगा। k का वैल्यू कितना होता है? μ0। अब जैसे ही मैंने μ0 लिखा, अब आप म्यू पूछने लगिएगा क्या होता है, तो अभी तुरंत बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो देखिए यहाँ से म्यू शब्द का निर्माण आएगा। म्यू मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी। ऐसे मैं अभी यहाँ एक लाइन में बोल सकता हूँ परमिएबिलिटी क्या है। वह क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं कोई ना कोई माध्यम में करते हैं। अभी ये मान लीजिए हवा में हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग का कमरा हवा, यहाँ पर हम 2 मैग्नेट लिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में भी कर सकते हैं। तो जो माध्यम आप लेते हैं उस माध्यम में जो मैग्नेट का फ्लक्स है वो किस तरीके से अपना व्यवहार देता है। व्यवहार, अरे भाई अभी मैं इस हवा वाले रूम में आया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा आया, मैं वैक्यूम में गया कम हो गया, या पानी में गया कम हो गया। तो अलग अलग जगहों पर या अलग अलग माध्यमों में फ्लक्स अपना व्यवहार कैसा दिखाता है उसे हम लोग परमिएबिलिटी से नापते हैं। करेक्ट? तो परमिएबिलिटी जब पढ़ाएंगे तो हम डिटेल बताएंगे। हम सिर्फ परमिएबिलिटी, म्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। वैक्यूम में परमिएबिलिटी, इसका भी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 4π × 10⁻⁷। बट इसको अभी उस समय हम लोग और अच्छे से करेंगे, अभी इतना ही लिखते हैं। तो ये मैंने आपको आज 2 पॉइंट सिर्फ समझाया। एक पढ़ाया मैंने पोल स्ट्रेंथ और दूसरा पढ़ाया लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। 2 लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने आपको बताया। हाँ, एक और पॉइंट इसमें मेंशन किया हुआ है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स लगता है ये सिर्फ m1 m2 और d² पर निर्भर नहीं करता है। ये 2 बात पर तो मैथमेटिकली निर्भर करता है, और जो सराउंडिंग का नेचर है उस पर भी निर्भर करता है। हम लोग का इस रूम में कैसा इन्वायरमेंट है इस पर भी यह ताकत निर्भर करता है। अलग अलग नेचर यानी अलग अलग माध्यमों में मैग्नेटिक फोर्स आप कैलकुलेशन तो कर लेंगे, लेकिन अलग अलग फोर्स पे अलग अलग माध्यमों पर निर्भर करता है। इसीलिए μ0 आया है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी निर्भर करता है। ये देखिए ये नेचर किस तरह का मटेरियल, किस मटेरियल का बना है, इस पर भी फोर्स निर्भर करता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को और आगे लिखेंगे। मैं आपको आज 2 पॉइंट समझाया, पोल स्ट्रेंथ, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ये 2 किया। आगे का डेफिनेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर ज़्यादा हुआ तो और आगे का पढ़ लेंगे, बट ये आज दो ही पढ़ेंगे। मैं स्लो लेके जा रहा हूँ, आराम से लेके जा रहा हूँ, समझाते हुए लेके जा रहा हूँ। मेरी बातों को एकदम अच्छे से नोट करते जाएंगे कॉपी में, जैसे आप कॉपी में करते हैं। अभी बहुत पढ़ाई बाकी है मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म में तो मेन टॉपिक्स अभी आए ही नहीं हैं। बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मज़ेदार टॉपिक है। जितना भी पंखा है, ट्रांसफार्मर है, मोटर है, ये सब आप जो देखते हैं सारा का सारा मैग्नेटिज्म की दुनिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया से आया है। और ये इतना फेमस, इतना अच्छा चीज़ है कि इसको समझ जाइएगा तो आप बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस का बनाने लग जाइएगा, सोचने लग जाइएगा। चलिए आज इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम लोग बाकी डेफिनेशंस को भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।